नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और 5वें चरण के मतदान समाप्त हो चुके हैं। छठे और 7वें चरण के मतदान होने वाले हैं। तो आज हम मौजूद हैं पथरदेवा विधानसभा, जो देवरिया जनपद का 338 विधानसभा पथरदेवा है। और यहाँ से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राष्ट्रवादी विकास पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी राजकिशोर लाल श्रीवास्तव जी, जो खुद 338 विधानसभा पथरदेवा से राष्ट्रवादी विकास पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि इनकी जो पार्टी है किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। कुछ इनके जो मैनिफेस्टो हैं जो इन्होंने जारी किया है, उसमें तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में देखने को नहीं मिला है। तो उन्हीं मैनिफेस्टो पे हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं पुनः आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और दिल से आभार प्रकट करूंगा कि आपने पुनः मेरा इंटरव्यू लिया। जो भी पिछले इंटरव्यू में छूट गया था उसके लिए आभार। देखिए, बात ये है कि आज राष्ट्रवाद और विकास की बातें हो रही हैं। कुछ पार्टियां हैं जो राष्ट्रवाद और विकास की बात करती हैं, लेकिन राष्ट्रवाद कहते किसको है वो नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछिए, आप सब कोई पूछे, मुझसे भी पूछिए, मैं बता रहा हूँ राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। आज के इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही था कि आपके पार्टी की नज़र में और आपके नज़र में राष्ट्रवाद और विकास, इनकी परिभाषा क्या होती है आपके शब्दों में, अगर इसको बयां करना हो तो। धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है उन पार्टियों से भी पूछिएगा। मैं तो बता ही रहा हूँ, हो सकता है मैं बता दूं तो वो भी राष्ट्रवाद का मतलब समझ लें। राष्ट्रवाद आता कहाँ से है? राष्ट्रवाद सदन में बैठने से नहीं आता है। सदन में राष्ट्रवाद चिल्ला देने से नहीं आता है। राष्ट्रवाद का मतलब पूछना है तो उन किसानों से पूछिए। विकास का भी मतलब पूछना है तो उन किसानों से पूछिए, क्योंकि विकास भी और राष्ट्रवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां राष्ट्रवाद है वहां विकास है, जहां विकास है वहां राष्ट्रवाद है। लेकिन इसके बारे में कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। जो राष्ट्रवादी है वही विकासवादी है। हमारे पार्टी का नाम ही राष्ट्रवादी विकास पार्टी है, यानी हम राष्ट्रवादी भी हैं, विकासवादी भी हैं, दोनों हैं। देखिए, राष्ट्रवाद का जहां तक मतलब है तो एक तो राष्ट्रवाद अगर सही में कहा जाए तो सेना के लोगों को कहा जा सकता है, जो आपके और मेरे सुरक्षा के लिए, उन तमाम नेताओं के सुरक्षा के लिए सेना सीमा पर लड़ते रहते हैं। वो वास्तव में सही माने में राष्ट्रवादी है। लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रवाद का मतलब पूछना है तो उन किसानों से पूछिए जो कि अन्न उगाते हैं। उन नौजवानों से पूछिए जो कल कारखानों में उत्पादन को बढ़ाते हैं। उन नौजवानों से भी पूछिए जो विदेशों में नौकरी कर अरबों डॉलर भारत को बेचते हैं। वो वास्तव में राष्ट्रवादी हैं। यानी इस राष्ट्र के उत्थान में जिन्होंने भी थोड़ा सा भी कार्य किया है वो सब राष्ट्रवादी है। लेकिन यहाँ तो राष्ट्रवाद का परिभाषा ही अलग बताया जाता है। विकास का परिभाषा ही रोड और बिल्डिंग बना दिया जाएगा। जो किसान अन्न उगाता है वही विकास लाता है। जो नौजवान कल कारखानों में कार्य करते हैं वही विकास लाते हैं। राष्ट्रवाद और विकास का यही मूल परिभाषा है। सबसे बड़ा तो मैं कहूँगा, पत्रकारों को भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि वो देश के उत्थान में, देश के भलाई के लिए दिन रात पत्रकारिता करते हैं। बहुत अल्प मानदेय में पत्रकारिता करते हैं। कहीं कहीं तो वो भी नहीं मिलता है, लेकिन वो देश के लिए लड़ रहे हैं। देश ने उनको चौथा स्तंभ घोषित किया है। राष्ट्र ने कहा है राष्ट्र के चौथे स्तंभ है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बाद मीडिया को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। लेकिन क्या इस पिछले 80 सालों में मीडिया को उन्होंने वो सुविधा दिया, वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार हैं? किसी भी नेता को अपना प्रचार प्रसार करना हो तो मीडिया के पास जाता है। किसी भी सरकारी विभाग को अपने योजनाओं का प्रचार प्रसार कराना हो तो मीडिया के पास जाता है। हमको भी अपना प्रचार प्रसार कराना है, मीडिया पास आए हैं। लेकिन किसी ने भी अपने मैनिफेस्टो में मीडिया को कोई स्थान नहीं दिया है। राष्ट्रवादी विकास पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जब मेरी सरकार बनेगी या मेरे एक भी विधायक जीत कर आएंगे तो मीडिया को
वो हक दिलाने का कार्य करेंगे जो पिछले 80 साल में सरकारों ने नहीं दिया। हम प्रत्येक पंजीकृत पत्रकार को 10,000 रुपये मानदेय देंगे महीने का और 2 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा देंगे। ये हमारा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा संकल्प है, इसको करना ही करना है। और आपने देख लिया कि राष्ट्रवाद और विकास किसको करते हैं। राष्ट्रवाद और विकास की परिभाषा तो आपने दे दी। बात करते हैं आपके मैनिफेस्टो की, घोषणा पत्र की, तो उसमें तमाम चीज़ें आपने दिया है जो इस समय मेरे सामने मौजूद है। तो इसमें कुछ प्रमुख, जैसे अभी पत्रकारों की बात हुई, वो भी आपने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। इसके बाद आ जाता है कि जो वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य जो हैं, इनको आपने अपने मैनिफेस्टो में मानदेय देने की बात किया है। जी। दूसरा है आपका कि विद्युत विभाग और अन्य सभी विभागों में कार्यरत अंगदेशकों कर्मचारियों का नियमितीकरण करना एवं रिक्त पद पर चयन करना। ये दो बिंदुओं पर जरा बताएं। कहना चाहूँगा इसके बाद, जैसे अभी आपने कहा विकास के बारे में मैंने बताया। देखिए, विकास ग्राम पंचायत से ही उठकर जाता है, जो कि सदन तक पहुंचता है। सदन के लोग, नेता कहते हैं विकास। अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो विकास कहाँ होगा? अगर नौजवान कार्य नहीं करेंगे तो विकास कहाँ होगा? जब भी ये नेता जीतकर सदन में जाते हैं तो सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं। उनका भत्ता कितना बढ़ जाएगा, उनका जीवन बीमा कितना बढ़ जाएगा, वो कितना मुफ्त यात्रा करेंगे, सब। लेकिन जहाँ से विकास उठता है, यानी ग्राम प्रधान से, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। नियम कानून तो बनाए जाते हैं, लेकिन उन ग्राम प्रधानों के बारे में, क्षेत्र पंचायतों के बारे में, जिला पंचायतों के बारे में कोई भी नियम कानून नहीं बताया जाता है। उनको वो तो अपना मानदेय बढ़ा देंगे, लेकिन ग्राम प्रधान को नील, 0/नील, क्षेत्र पंचायत को 0/नील, जिला पंचायत सदस्य को 0/नील। और तो जो विकासवादी हैं ग्राम पंचायतों में, वार्ड मेंबर, उनको तो कुछ नहीं मिलता है। तो क्यों नहीं मिलता भाई? विकास तो वही करते हैं, विकास की परिभाषा तो वही बताते हैं, विकास तो वहीं से उठता है। तो मेरी पार्टी अगर जीतती है तो प्रत्येक प्रधान को 10,000, प्रत्येक वार्ड मेंबर को 5,000, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत सदस्य को 10,000, प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को 10,000 मानदेय दिया जाएगा और जीवन बीमा की सुविधा मुफ्त उनको उपलब्ध कराई जाएगी, दुर्घटना बीमा मुफ्त दी जाएगी। इसके बाद आपने एक प्रश्न किया विद्युत विभाग का। एक माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, बहुत आदरणीय हैं, बहुत पूजनीय हैं मेरे लिए भी। उन्होंने इस देश में संविदा प्रथा का चलन चालू किया, विभागों ने संविदा चालू किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, संविदा, उन्होंने ये कहा कि संविदा हम कर देंगे तो सस्ते में हमको कर्मचारी मिलेंगे और खजाने पर कम बोझ पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलता रहा। लेकिन आज की सरकारों ने क्या किया? उस संविदा को ठेकेदारी प्रथा में लागू कर दिया। विद्युत विभाग में जितने मीटर रीडिंग लेने वाले हैं, जितने कार्य करने वाले हैं, जो अपनी जान को जोखिम पर में डालकर विद्युत के तारों पर चढ़कर विद्युत की सप्लाई को दुरुस्त रखते हैं, हर कंप्लेन को 24/7 सुनते रहते हैं, हर जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, जो कि वास्तव में राष्ट्रवादी वो भी हैं, उनके ऊपर ठेकेदार का तलवार लटका दिया गया। चलो, वो भी ठीक है, सरकार का भी तलवार लटका दिया है। फिर उसके ऊपर उनका अधिकारी का तलवार लटका दिया गया। वो भी तो आज ये दशा है विद्युत विभाग के कर्मचारियों का, उन संविदा कर्मचारियों का, ठेकेदार के कर्मचारियों का 6-6 महीने का मानदेय नहीं मिला है। अब बेचारे कैसे वो अपने घर का कार्य करते हैं, कैसे वो घर को चलाते हैं। नौकरी करने के बाद भी आप कभी जाकर उन विद्युत कर्मचारियों के घरों में जाइए, देखिए, उनका एक इंटरव्यू लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वो कितने पीड़ित हैं। तो मेरी सरकार जब भी आएगी, तब ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको तो समाप्त करने का सबसे पहला काम किया जाएगा। और हर उन कर्मचारियों को जो संविदा पर ठेकेदारी प्रथा से त्रस्त हैं, उनको स्थायी किया जाएगा, उनको स्थायी किया जाएगा, उनको स्थायी किया जाएगा, उनको स्थायी किया जाएगा। धन्यवाद। तो इसके बाद आपके मैनिफेस्टो में अगला कुछ आता है
सपा सरकार ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की है। आपने अपनी मैनिफेस्टो में 400 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की है। तो सपा सरकार में तो बिजली कैसे आती थी, ये तमाम लोग बता रहे हैं। और ये जो 400 यूनिट बिजली मुफ्त है और पुराने बिजली मिल जो है आप उसको माफ़ करेंगे, तो इसके बाद आ जाता है थर्ड जेंडर के जो लोग हैं उनको सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संस्थानों और प्रतिष्ठानों में आरक्षण दिया जाएगा। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपको कि आपने प्रश्न पूछा। आपको पता है, सबसे पहले हम अपने उन भाई बहनों की बात करते हैं जिनको थर्ड जेंडर कहा जाता है। इसके बारे में भी किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कोई स्थान नहीं दिया है। क्या वो इंसान नहीं है? कुछ पार्टियां अपने पार्टी में स्थान दे रही हैं उनको। मैनिफेस्टो में स्थान देने की बात है ना, पार्टी में स्थान तो अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। पार्टियां जो दे रहे हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं कि उस विभाग का वोट आएगा, वोट आ जाता है, बस भूल जाते हैं। लेकिन उनको आरक्षण देने की बात है, कोई नहीं दिया है। हम आरक्षण देंगे, हम अपने उन भाई बहनों को जरूर आरक्षण देंगे जो थर्ड जेंडर जिनको कहा जाता है, और उनको सम्मान देंगे जिस सम्मान के वो सदियों से हकदार हैं, सदियों से हकदार हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हर विभाग में कम से कम अगर पढ़ा लिखा थर्ड जेंडर का है तो उसको लिए 2 सीट आरक्षित रहेगी। मेरी पार्टी ने सोच लिया, वचन दिया है, अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। और ये जो उत्तर प्रदेश में समस्त कोटेदार हैं उनके कर्मचारियों को राष्ट्रवादी रोजगार योजना के तहत आपने मानदेय देने का बात किया अपने मैनिफेस्टो में। धन्यवाद। कोटेदार भी, वो भी तो राष्ट्रवादी है। सरकार का राशन बांट रहा है और सरकार बदले में क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रहे। कमीशन मिलता है उनको? नहीं, कमीशन के नाम पर वो कुछ भी नहीं है। वो अगर वो कमीशन की उनसे जाकर बात कीजिए कि कितना कमीशन मिलता है तो आपको पता चल जाएगा वो कमीशन क्या है। उस कमीशन से उनका 4 टाइम का चूल्हा नहीं जलने वाला है। वो भी तो कार्य कर रहे हैं, सरकार का ही कार्य कर रहे हैं। सरकार कर रही है फ्री में अनाज बांटो, फ्री में बैठकर अनाज बांट रहे हैं। फ्री को लेकर मुझको याद आया, लोग कहते हैं कि भाई जब ये चुनावी घोषणा पत्र जारी होता है, चुनावी आता है तो कुछ ना कुछ फ्री में दिया जाता है। इसको क्या कहेंगे आप समझ रहे हैं इसको क्या कहेंगे? और जब चुनावी घोषणा पत्र चुनाव लागू होने से पहले उसको तब तक बढ़ाया जाता है जब तक चुनाव का परिणाम न आ जाए। मैंने उन लोगों को भी मैंने देखा है। अगर हमारे राष्ट्रवादी विकास पार्टी की सरकार बनती है तो उनको जिनके नाम से कोटे का लाइसेंस है उनको 10,000 रुपये महीने। और आपने कहा ना कमीशन का, जो तौलता है दिन रात राशन उसको कौन सा कमीशन मिलता है? उसको 5,000 रुपये महीने में मानदेय दिया जाएगा। ये मेरी पार्टी का वादा है। 400 यूनिट बिजली फ्री कहाँ से देंगे? ये बहुत अच्छी बात कहे। इसके बारे में आपको बिजली के ढांचागत सिस्टम को समझना पड़ेगा। एक सरकार है देश में, एक राज्य में है सरकार है, वो 300 यूनिट बिजली दे रही है फ्री। लेकिन कभी किसी पत्रकार ने वहाँ ये जाकर नहीं पूछा ये 300 यूनिट आप दे कहाँ रहे हो? वो दे नहीं रही है, ले रही है। अब इसके बारे में आपको जानने के लिए बिजली के सिस्टम को समझना पड़ेगा। जो आपके घर में मीटर लगा हुआ है 135 रुपये से लेकर 760 रुपये तक बिना चलाए, बिना कोई कार्य किए हर उपभोक्ता को भाड़ा देना पड़ता है। जो उस मीटर में जो भुक भुक एक बल्ब जलता है लाल कलर का इंडिकेटर है, उसका भी 20 रुपये महीना भाड़ा देना पड़ता है। मीटर का भी भाड़ा 135 रुपये से ऊपर तक देना पड़ता है। हमारे पास पूरा डाटा है। जो बिजली बिल निकालने आता है वो भी कम से कम 35 रुपया लेता है कमीशन। तो 135 रुपये से लेकर 760 रुपये तक ये जो लगता है, ये कहां से लिया जाता है? क्यों लिया जाता है? हम इसको नहीं लेंगे, इसके बदले में फ्री में बिजली देंगे। हम ऐसे बिजली देंगे ताकि सरकारी खजाने पर बोझ भी ना पड़े।
जो हमारे उपभोक्ता हैं ना, उनके ऊपर भी बोझ ना पड़े। आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, ये हमारे पास पूरा डाटा है। तो हम इस टाइप से कार्य करेंगे तो हम फ्री बिजली आराम से भी दे देंगे। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी विकास पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रवादी विकास पार्टी के चुनाव प्रभारी और 338 विधानसभा से राष्ट्रवादी विकास पार्टी के प्रत्याशी राजकिशोर लाल श्रीवास्तव जी, जिनसे हमने इनके पार्टी के मैनिफेस्टो पे बात की, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं उसको किस तरीके से ये पूर्ण करेंगे, इन सब बातों पे बात हुई। मैं मुकेश राव, IBN भारत, देवरिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।